हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंशुमान एंड मेरी 2018 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 356 रैंक आई थी और फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन ऑफ दैट ईयर ऑल इंडिया रैंक 11th थी। और जो मेरा सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्शनल फिजिक्स था और फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए फिजिक्स और दूसरा फॉरेस्ट्री था। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये मैं मेरी जो फॉरेस्ट ऑप्शनल की जर्नी रही है कि मैंने क्या किया, कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा और मेरे कितने मार्क्स आए, और भी अगर फर्दर मेरे को मार्क्स इंक्रीज करने होते तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं क्या करता। तो वो सारी चीज़ों को, वो सारे कंटूर्स को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो मेरे फॉरेस्ट्री में 2017 में जो मैं दिया था वो मेरे इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 6 नंबर से उस बार रह गया था, 889 कट ऑफ था, मेरे मार्क्स टोटल 883 थे। तो उस बार मेरे फॉरेस्ट्री में 209 मार्क्स थे। दोनों में 100 प्लस थे, 103 और शायद 106 थे। और इस बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ 2018 में, तो 2018 के फॉरेस्ट सर्विसेज में, मतलब जिसका इंटरव्यू 2019 में हुआ, मेरा बैच ऑब्वियसली 2019 होगा, तो उसमें मेरे 247 मार्क्स थे। अच्छे मार्क्स थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि कुछ लोगों ने मतलब 280 के आसपास भी स्कोर किए हैं। तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि 250 तक मैंने जो स्कोर किया, मैंने कितनी पढ़ाई की, क्या किया, कौन से बुक से पढ़ा, और फर्दर मेरे को अगर इंक्रीज करना होता तो मेरे में क्या कमी रह गई थी मेरे मुताबिक, और फर्दर मैं कैसे इंक्रीज कर सकता था, तो उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, ये जो पर्टिकुलर ऑप्शनल है ये क्यों लेना है? तो अगर आपका एक ऑप्शनल कॉमन है सिविल सर्विसेज से ऑब्वियसली, तो जैसे अगर आप मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या कोई इंजीनियरिंग है, तो डेफिनेटली एक ऑप्शनल तो आपका वही हो जाएगा जो आपका कॉमन है, और दूसरा आप फॉरेस्ट्री उठाएंगे। फॉरेस्ट्री इज द मोस्ट सिंपल अमंग ऑल द ऑप्शनल्स। जो ये जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, ये सब के अलावा जो आपको एक ऑप्शनल चूज करना है, जो आपको नया उठाना हो, क्योंकि दो दो ऑप्शनल है, तो वो फॉरेस्ट्री है। और इनफैक्ट अगर आपका दोनों ऑप्शनल आपको नया उठाना पड़ेगा, क्योंकि मे बी सिविल सर्विसेज में आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, तो आपको दोनों यहाँ नया उठाना होगा। उस केस में डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ऑप्शनल कॉमन है, तो शायद आप 2 महीना का जो टाइम मिलता है, तो अगर 1 महीना भी अगर सही से फॉरेस्ट्री पढ़ लें तो भी मतलब ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा 1 महीना पढ़े, 2 महीना ही बाकायदा पढ़े, लेकिन 1 महीना भी पढ़ ले तो डेफिनेटली मोर देन इनफ हो जाएगा, अगर एक ऑप्शनल कॉमन है तो। लेकिन अगर हाँ, अगर आपको ये है कि अगर दोनों ऑप्शनल कॉमन, एक भी ऑप्शनल कॉमन नहीं है, दोनों ऑप्शनल नया है, तो एक तो फॉरेस्ट्री उठाएंगे, दूसरा जनरली लोग मैक्सिमम चांस होता है कि या तो जियोलॉजी उठाते हैं, नहीं तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग उठाते हैं। अब दोनों में कौन सा उठाना है, तो डेफिनेटली जिन्होंने ये दोनों ऑप्शन उठाया तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अब मैं तो, मेरा एक फिजिक्स था, दूसरा फॉरेस्ट्री था, तो मैं फॉरेस्ट्री के बारे में बात कर सकता हूँ। तो फॉरेस्ट्री में सिलेबस भी छोटा है, थोड़े कम टाइम में हो जाता है, स्कोरिंग भी है, मार्क्स भी अच्छे आते हैं, और एम्पल मटेरियल अवेलेबल है कि जितना मटेरियल काम लायक मार्केट में, जो काम की चीज़ें, काम की किताबें, वो मिल जाती हैं आसानी से। तो अब मटेरियल जो जो है, या फिर बुक लिस्ट जो जो है, वो डिस्कस कर लेते हैं। और उससे पहले मैं ये कहूँगा कि कुछ ज़्यादा ही प्रचलित ये चीज़ है कि 15 दिन में ये ऑप्शनल हो जाता है, वो सब फिजूल की बात है। आप अगर ढंग से 9 से 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको 1 महीना का टाइम तो लगेगा ही मिनिमम, अगर 250 मार्क्स अगर स्कोर करना है। उससे भी ज़्यादा अगर स्कोर करना है तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं डेली और 30 दिन पढ़े हैं, मतलब 300 आवर्स तो मिनिमम रिक्वायर्ड है आपको 250 नंबर लाने के लिए। उससे कम अगर आप सोच रहे हैं तो बेफिजूल की बात है, नहीं आएगा, साफ साफ बता रहा हूँ, नहीं आएगा। उससे ज़्यादा फिर मेहनत करनी होगी आपको। लेकिन हाँ, अगर मतलब इफेक्टिवली, मतलब अब ये मैं कर रहा हूँ, अब कुछ ज़्यादा ही आपको अच्छे से गाइडेंस मिली हुई है किसी टॉपर्स के, डायरेक्टली आप कन्वर्सेशन में रहते हैं, तो अगर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बन पा रही है तो हो सकता है कि हाँ, 300 घंटे की जगह वो 280, 270 या 260 लगे, कुछ इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल अगर लेके चले तो इतना तो करना ही पड़ता है। एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, किसी को थोड़ा ज़्यादा लगेगा, किसी को थोड़ा कम लगेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 300 आवर्स तो चाहिए 250 का स्कोर करने के लिए। अब है कि क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो अब ऐसा है कि कंपटीशन और टफ होते जा रहा है। रीजन बीइंग कि पहले क्या होता था, फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस पहले होता था, सिविल सर्विसेज के मेंस से भी पहले होता था, तो लोग बाग उतना प्रिपेयर नहीं करते थे। अब क्या है कि सिविल सर्विसेज के मेंस के बाद होता है फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस, और 2 महीने का आपको गैप मिलता है, तो सफिशिएंट टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए। तो डेफिनेटली कंपटीशन भी बढ़ गया है, और ऊपर से सीटें भी कम हुई, तो कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ चुका है। ऊपर से अब ईडब्ल्यूएस का भी क्राइटेरिया आ गया है। तो पहले अगर से लगभग 100
20 सीटें के आसपास होती थी, तो 60 जनरल की होती थी। अब क्या है कि लगभग 90 सीटें हैं, उसमें जनरल की आधा तो 45 है, उसमें EWS तो लगभग 37 38 है। तो डेफिनेटली वो सीटें मतलब अब काफी कम हो गई, ऊपर से कंपटीशन भी बढ़ गया है, लोग अब सारे लोग देने लग गए हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं कि हाँ नहीं अपियर होते हैं, मतलब वो 10% जनता होती होगी, लेकिन हाँ मैक्सिमम लोग अपियर होते हैं, 90% लोग अब अपियर होते हैं। अब मैं 2018 तक के मुताबिक बता रहा हूँ। अब 2019 का जो फॉरेस्ट सर्विसेज हुआ था उसमें क्या होता है कि ऑप्शनल्स में उतने स्कोर नहीं आए जितने 2018 में आए थे। तो डेफिनेटली थोड़ी स्कोरिंग ऊपर नीचे हो जाती है ईयर टू ईयर, लेकिन ऑन एन एवरेज जो मैं 2018 के मुताबिक बता रहा हूँ, तो रफली आप लेके चल सकते हो कि फॉरेस्ट्री में अगर आपको 250 का स्कोर 2018 में आया तो वो रफली 220 के बराबर है इस साल का, 2019 का जो फाइनल रिजल्ट आया। और फिर अभी जो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, तो प्रीलिम्स ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है। अगर आपको फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी अपियर करना है तो आप ये टाइम बर्बाद ना करें। आप सिविल सर्विसेज का भी अगर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो फिर ये वाला टाइम आप या तो मेंस के लिए पढ़ लें, सिविल सर्विसेज के लिए थोड़ा प्रीलिम्स का भी चलता रहेगा। और अगर फॉरेस्ट सर्विसेज टारगेट भी कर रहे हैं तो कुछ आप ऑप्शनल चालू कर दीजिए। अगर एक ऑप्शनल कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉरेस्ट्री पढ़ लीजिए, या फिर अगर दोनों ऑप्शनल कॉमन नहीं है तो दोनों ऑप्शनल की एक रीडिंग आप बेसिकली दे दीजिए। क्योंकि मिनिमम अगर 10 घंटा अगर डेली पढ़ रहे हो, 2 महीना भी नहीं दियो, तो अगर जनरल कैटेगरी के मुताबिक मैं बोलूंगा फिर चांस मतलब ना के बराबर है, ना ही है वो। अगर 2 महीना भी अगर नहीं पढ़े हो बकायदा, तो अगर दोनों ऑप्शनल आपका कॉमन नहीं है, एक लेट से फॉरेस्ट्री जियोलॉजी उठा रहे हो, तो 2 महीना आपको बकायदा अच्छे से पढ़ना होगा, 10 घंटे टाइप्स। अगर वो नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली जनरल कैटेगरी के साथ तो मतलब मुमकिन नहीं। मैं केवल ये सच्चाई बता रहा हूँ जो सीन है, क्योंकि मार्केट में बहुत ही प्रचलित है कि आप 15 दिन पढ़ लो, 20 दिन पढ़ लो तो फॉरेस्ट ऐसे निकलता है। वो है नहीं, केवल वो कहने वाली बात है। और ऊपर से मेन बात है कि अब कंपटीशन काफी टफ हो चुका है। और उससे पहले मतलब पूरे इस सर्विस के बारे में बता देता हूँ और पूरा प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, तो आपको फॉरेस्ट्री का ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। अब फॉरेस्ट सर्विसेज अगर आप दे रहे हो, बेसिकली आप अलाउड हो देने के लिए, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपका ग्रेजुएशन इससे होना चाहिए तभी आप दे सकते हो। तो डेफिनेटली लगभग ये देखा जाता है कि IAS IPS तो डेफिनेटली आप ऊपर ही रखोगे। उसके बाद इनकम टैक्स के बाद जनरली लोग बाग फॉरेस्ट ही प्रेफर करते हैं, कस्टम से ऊपर ही डेफिनेटली प्रेफर करते हैं हर कोई, बिकॉज इट इज़ ऑल इंडिया सर्विस। काफ़ी पर्क्स प्रिविलेज मिल जाता है जो सेंट्रल सर्विस को नहीं मिलता है, तो कस्टम से ऊपर ही आप प्रेफर करोगे फॉरेस्ट सर्विस को भी। लेकिन हाँ मैक्सिमम लोग इनकम टैक्स मिल जाता है तो उसके तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो रफली 3 सर्विस के बाद इसी का नाम मतलब नंबर आता है, तो डेफिनेटली आप इसको इतना भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। और होता भी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग उतना सीरियस नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली सब सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, IAS या IPS के लिए। लेकिन फिर मतलब अगर लेट से उतनी अच्छी सर्विस नहीं मिली लेट से, तो फिर काफ़ी चांसेस होते हैं कि हाँ एटलीस्ट अगर फॉरेस्ट मिल रहा है तो काफ़ी सर्विसेज से तो बेटर है। तो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 3 सर्विस गवर्नमेंट सर्विस में, अगर ये 3 सर्विस को आप हटा दें IAS IPS और इनकम टैक्स, तो उसके बाद यही सर्विस ही आएगी डेफिनेटली। तो डेफिनेटली चांस है, तो डेफिनेटटली उसको मिसयूज करने का कोई मतलब नहीं है। और इनफैक्ट अगर वो पढ़ रहे हो तो काफ़ी फायदा और भी हो जाता है। लेट से आप बाद में मतलब सर्विस में नहीं रहोगे, बेटर सर्विस ही अगर लेट से आपको मिल जाएगी, तो भी क्या होता है कि ये सर्विस में आप घुस चुके हो, तो आप इंटरव्यू भी जब दोगे सिविल सर्विसेज का, तो एज एन ऑफिसर दोगे तो उसकी अलग ही इमेज होती है। ऐसे ही 15-20 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाता है अगर वो वाला आपका स्टेज अचीव हो चुका है। और दूसरी बात है कि कुछ आपको प्रीलिम्स में या फिर मेंस में भी फायदा हो ही जाता है कि लेट से प्रीलिम्स में भी आपका इन्वायरमेंट का नॉलेज ऐसे ही बूस्टअप हो जाता है, तो वहाँ पे भी 3-4 सवाल आपके ज़्यादा सही हो जाएंगे। या फिर आप मेंस में अगर लिख रहे हो तो थोड़ी मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह भी इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि ये भी GS टाइप का ही आंसर राइटिंग इसमें करना पड़ता है। उसके बाद प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ, इस एग्जाम का सबसे टफ फेज है प्रीलिम्स निकालना। प्रीलिम्स निकल गया है, दैट मीन्स कि आपका 50 to 60% जॉब डन है अगर आप सही से आगे बढ़ रहे हो तो। अब प्रीलिम्स कैसे निकालना है उस चीज पे मैं इस वीडियो में फोकस नहीं कर सकता, उसके लिए आप मेरी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं जो मैंने बनाया था IOFS प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद अगर मेंस और इंटरव्यू की बात करेंगे, इंटरव्यू पे भी गेम काफी डिपेंड कर जाती है, लेकिन हाँ उतनी नहीं करती है जितना सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है। इसमें भी इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना वेटेज कैरी नहीं करता है जितना सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू वेटेज कैरी करता है। तो और इंटरव्यू में उतना डाइवर्जेंस भी नहीं होता है। सिविल सर्विसेज में
130 140 से लेके 200 तक नंबर मिल रहे हैं, 50-60 का डाइवर्जेंस होता है। इस बार इंटरव्यू का डाइवर्जेंस काफी ज्यादा हुआ था फॉरेस्ट सर्विस 2019 में, लेकिन 2018 में उतना नहीं हुआ था। 160 से मतलब 190 के आसपास मैक्सिमम लोग वहीं पे हॉवर करते हैं, तो 20-30 का ही गैप होता है। तो उतना मतलब हाँ डेफिनेटली आपको अच्छा वहां पे भी परफॉर्म करना है, लेकिन हाँ मेन जो गेम डिपेंड हो जाती है वो आप प्रीलिम्स निकाल पाते हो कि नहीं, 50% टू 60% वेटेज वही है, और बचा जो 40 से 50% है वो मेंस पे डिटरमाइन हो जाता है। अब मेंस में भी कौन, तो दोनों ऑप्शनल आपका। अब मेंस में क्या है कि 300 नंबर का इंग्लिश है, 300 नंबर का जीएस है, 400 का दो ऑप्शनल है, और एंड में फिर 300 का इंटरव्यू है। अब 300 का इंग्लिश और 300 का जो जीएस है, तो जीएस वही है जो सिविल सर्विसेज का, कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं करना, थोड़ा बहुत करना है, वो मैं सेपरेट वीडियो में डील कर लूंगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ स्पेशली इन्वायरमेंट टाइप के या फॉरेस्ट्री टाइप के कुछ सवाल आ जाते हैं, कुछ कुछ घिसे पिटे भी, वो मैं सेपरेट वीडियो में डील कर लूंगा। और इनफैक्ट इंग्लिश का भी वो भी अगर 4-5 दिन एंड का दे देते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन उतना देना जरूरी है। ये नहीं है कि वो नहीं दोगे तो, वो अगर नहीं दोगे तो डेफिनेटली आप 20-30 नंबर भी लूज कर सकते हो अगर सही से ऐसे नहीं लिख पाए या सही से ग्रामर में आप फुल स्कोर ना कर पाए तो। लेकिन हाँ वो देना जरूरी है, लेकिन हाँ 4 से 5 दिन में हो जाता है। तो इंग्लिश और जीएस उतना कुछ ऐसा नहीं है कि वहां पे आप कि बहुत ज्यादा मतलब डाइवर्जेंस आएगा, वहां पे आपका गेम होना नहीं होना उससे पे डिपेंडेंट है। हाँ डेफिनेटली वहाँ परफॉर्म अच्छा करना है, लेकिन हाँ मेन जो फोकस एरिया है वो दोनों ऑप्शनल है। दोनों ऑप्शनल में आप कैसा परफॉर्म करते हो वही डिटरमाइन करता है कि आपकी रैंक आपका होना या ना होना। अब वो दोनों ऑप्शनल में अगर एक कॉमन हो गया तो आपके लिए काफी गेम आसान होगी। आपके फॉरेस्ट्री पे डिपेंड करेगा कि आप फॉरेस्ट्री में उतना स्कोर ला पाते हो कि नहीं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शनल में कोई भी एक कॉमन नहीं है सिविल सर्विसेज से, तो डेफिनेटली आपका दोनों ऑप्शनल का परफॉर्मेंस डिटरमाइन करेगा कि आप इस सर्विस में घुस पाते हो कि नहीं। तो वो भी अगर आपका एक ऑप्शन कॉमन है या नहीं है, लेकिन जो भी केस हो आपका एक ऑप्शन तो फॉरेस्ट्री होगा। अगर एक कॉमन है मैथ फिजिक्स टाइप का है तो दूसरा फॉरेस्ट्री होगा। अगर दोनों ऑप्शन ऐसा है कि लेट्स से आप ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी वाले हो तो आप दोनों ऑप्शन नया लोगे, तो उसमें एक फॉरेस्ट्री होगा दूसरा कोई सा भी होगा, तो डेफिनेटली फॉरेस्ट्री तो आइदर केस में होगा ही। तो ये वीडियो में फॉरेस्ट्री को मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मिनिमम तो 250 आपको दिमाग में रखना ही होगा अगर आप जनरल का अगर कैटेगरी और आपको कट ऑफ क्लियर करना है, और उसके ऊपर आप जितना लेते आओ तो एटलीस्ट 250 तक का लेवल आप अचीव कर लो 2018 के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या क्या किया था वो अब डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो मैंने बुक रेफर, आप इधर क्या है कि कंपटीशन बढ़ गया तो लोग बाग अब कोचिंग का भी सहारा ले रहे हैं कि 10-15 वीडियोस कोचिंग की। अब कुछ कुछ कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट आईएएस ने स्टार्ट किया था, शंकर ने तो कर ही रहा है, इवोल्यूशन की चलती है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो डेफिनेटली वो भी आप ले सकते हैं। वो तभी कर पाएंगे जब आपने बेसिक रीडिंग पहले अगर कर रखी है, तो फिर होता है कि आपके पास उतना टाइम होगा, नहीं तो फिर क्या होता है कोचिंग में टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। तो अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। साथ में जो बुक मैंने रिफर की थी मणिकंदन एंड प्रभु, अभी तक के लिए एवरग्रीन बुक है। हालांकि वो कॉपी पेस्ट है, बहुत ही अच्छी किताब नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत अच्छी किताब है, लेकिन हाँ अभी तक की तो भाई साहब बेस्ट किताब है, वो सच्चाई है। तो मणिकंदन एंड प्रभु तो आपको देखनी होगी, सारा चैप्टर वो इलेबोरेट वे में वहां पे डिस्कस्ड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हर चैप्टर के साथ चिपकाया हुआ है उस किताब में। उसके अलावा भी आपको कुछ बुक्स रेफर करनी होगी, जैसे सिल्वीकल्चर के लिए एलएस खन्ना, सिल्वीकल्चर सिस्टम के लिए भी एलएस खन्ना, फिर एक है फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए राम प्रकाश, एक फॉरेस्ट मेंसुरेशन है उसके लिए खन्ना एंड चतुर्वेदी। उसके अलावा डेफिनेटली आप कुछ भी कर रहे हो, नोट्स वगैरह बना रहे हो, सेल्फ नोट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ध्यान में रखना होगा। अब दिक्कत क्या है थोड़ा सा कि सिलेबस उतना क्लियर कट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा वो कुछ ऐसा है कि जिसपे कुछ सवाल नहीं बन सकता है, आपको भी देख के लगेगा इसमें क्या सवाल पूछेंगे। कुछ ऐसा है जो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिल्वीकल्चर का, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछा जाता है। तो कुछ कुछ सिलेबस उतना क्लियर कट नहीं है, ये फैक्ट बात है, लेकिन आपको एक बार देखना है सिलेबस, पूरा कवर कर लेना है डेफिनेटली। लेकिन ज्यादा आपको अच्छा आइडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लगेगा। तो मणिकंदन के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप वहां से आइडिया ले सकते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग जब आप कर रहे हैं मणिकंदन की, तो आपको ये समझना है कि एक बार रीडिंग कर लेंगे तो एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या है, और कौन सा चैप्टर में कौन से एरिया पे ज्यादा यूपीएससी फोकस करती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए, सिलेबस देख लिए हर चैप्टर के साथ साथ। तो डेफिनेटली एक बार वो बेसिक रीडिंग करना है वो आप अभी कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपका सिविल सर्विसेज का मेंस खत्म होगा और 2 महीने का टाइम पीरियड चालू होगा, उसमें फिर आप इंटीग्रेटेड तैयारी चालू कर सकते हो फॉरेस्ट्री के लिए। तो अब मैं डिस्कस कर लेता हूं कि वेरियस स्टेजेस क्या होंगे आपके। तो लेट से अगर आप अभी बेसिक रीडिंग कर लेते हो तो आपका स्टेज 1 वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन लेट से अभी आप नहीं कर पाते हो तो आप क्या करोगे, कोई भी एक कोचिंग अगर मान लो ज्वाइन कर रहे हो तो वहां से आपको कुछ नोट्स मिलेंगे, साथ में मणिकंदन हो गया।
तो ये मणिकंदन की एक बार रीडिंग हो गई, साथ में आप कोचिंग अटेंड करके वहां का नोट्स वगैरह पढ़ लिए, वो फर्स्ट स्टेज हो गया कि आप हर चैप्टर के बारे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई है, समझ गए हैं क्या चीजें, कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, आप हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार देख चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उस चैप्टर से रिलेटेड सिलेबस में क्या क्या कंटूर्स लिखे वो आपने देख लिया, ये आपका पार्ट 1 हो गया। फर्दर उसके बाद भी क्या है कि आपको फर्दर बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, जैसे मैंने बताया सिल्वीकल्चर सिस्टम, मेंसुरेशन मैनेजमेंट के लिए ये 4 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। सिल्वीकल्चर सिस्टम पेपर 1 का, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और फॉरेस्ट मेंसुरेशन पेपर 2 का, ये 4 एकदम कोर चैप्टर है पूरे फॉरेस्ट्री का। तो ये 4 चैप्टर की सेपरेट बुक आप पढ़ लें, और सारा नहीं पढ़ना है, उसमें आपको सिलेबस में या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन नहीं पढ़ना है, या फिर किस पार्ट पे ज्यादा फोकस होता है तो किसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैंने 4 किताब जो बताई, सिल्वीकल्चर बाय एलएस खन्ना, सिल्वीकल्चर सिस्टम बाय एलएस खन्ना, फॉरेस्ट मेंसुरेशन बाय खन्ना एंड चतुर्वेदी, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट बाय राम प्रकाश। इन चारों में एक चीज मैं बता देता हूं, सिल्वीकल्चर सबसे पहले पढ़िएगा, फिर सिल्वीकल्चर सिस्टम पढ़िएगा, फिर फॉरेस्ट मेंसुरेशन पढ़िएगा, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट सबसे एंड में जाके पढ़िएगा, क्योंकि ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा जब आपको सिल्वीकल्चर सिस्टम और मेंसुरेशन अच्छे से समझ में आ गया है, तब जाके आपको मैनेजमेंट और यील्ड रेगुलेशन ये सब अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो फिर वो याद ही करना होगा कि अच्छा वॉन मेंटल्स फार्मूला, अच्छा I/2NGS/R, वो रखना पड़ जाएगा। नहीं तो ऐसे आपको थोड़ा क्लियर होते जाएगा कि हाँ ये तो ऑब्वियस सी बात है। जो तो फर्स्ट स्टेज जो आप ये तो मैंने बता दिया। सेकंड स्टेज में आप ये सब जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनकी रीडिंग करोगे, कि केवल मणिकंदन अब प्रभु आप कर रहे हो तो फिर अब इतना कंपटीशन बढ़ चुका है तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको ये सारी बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। तो आपने ये चारों किताबें पढ़ ली, अब आपका एम्पल नॉलेज आपके पास हो चुका है, अब आपको बस केवल जरूरत होगी बस उसी नॉलेज को सही से एग्जाम पेपर पे डाल देने की। तो उसके लिए क्या है, अब आप सेल्फ नोट्स बनाएं। तो अब ये सेल्फ नोट्स क्या होंगे, इन टाइम में रिवीजन का काम अच्छे से करेंगे और नोट्स बनाएंगे तो आपको भी काफी अच्छे से याद हो जाता है। और उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बकायदा यूपीएससी फॉर्मेट वाले पेपर पे आंसर कर लीजिएगा, लगभग सारे ट्राई कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि जो जो ऑलरेडी पहले आ चुका है वो कुछ घिसा पिटा सवाल फिर से आने वाला है, तो उसमें आप काफी अच्छा स्कोर कर लोगे। और ऊपर से अगर नोट्स तैयार है तो डेफिनेटली आप का रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, तो काफी अच्छा चांस होगा कि आप अच्छा स्कोर करोगे। उसके अलावा लेट्स से आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अब थोड़ा कंपटीशन टफ हो रहा है, आपको इंश्योर ये, अगर आपको ये इंश्योर करना है कि आपको वो निकालना ही है वो एग्जाम, तो फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्क काफी ज्यादा पड़ जाता है। आप वो एक फॉरेस्ट्री का बकायदा एक टेस्ट पेपर आप लिख के देखिए, उसके अलावा आपको मतलब डिफरेंस पता चलेगा। वो 10-15 नंबर का डिफरेंस एक ही पेपर में क्रिएट हो जाता है, 10 नंबर का तो हो ही जाता है। एक भी टेस्ट पेपर आप दे दिए दोनों पेपर का एक तो भी लगभग 15 से 20 नंबर का तो आप ज्यादा स्कोर कर ही लोगे। तो उससे आपको और भी चीजें क्लियर हो जाती है, बकायदा इंट्रोडक्शन लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे, सबटाइटल्स बनाओगे, डायग्राम्स वगैरह बनाओगे, बहुत कीवर्ड वगैरह डालोगे, ट्रीज का नाम कोट करोगे, तो वहीं से आपका वो कंटेंट आता है और वहीं से फिर आपका नंबर निकलता है। एकदम जीएस वाली बात है। जीएस में जैसे काम करते हैं, पेपर 2 में क्या करते हैं, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको कोट करना होगा, सुप्रीम कोर्ट केस भी आपको कोट करना होगा, कुछ रिकमेंडेशंस जो सेकंड एआरसी ने दिया है, एनसीआरडब्ल्यूसी ने दिया है, सरकारी पूछी कमीशन ने दिया है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है, ये सब आपको कोट करना पड़ता है। तो वो कोट करने का नंबर होता है बकायदा, मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती का कोट करना है, लेकिन हाँ फ्लो में जहां पे रिक्वायर्ड है वही कोट करना है, लेकिन हाँ कोट करने का नंबर होता है, क्योंकि वो पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ कंक्रीट आंसर इसने लिखा है, ये काफी मतलब डिटेल में इसने पढ़ा हुआ है। तो वही बात यहाँ पे भी होती है। और लास्ट टाइम का रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप एंड में जिसके लिए आप सेल्फ नोट्स बना रहे हो। तो ये 5 स्टेज हो गए। पहले स्टेज पे आपने मतलब मणिकंदन की एक बार बेसिक रीडिंग कर लिया, आपको कोचिंग करना है तो वहां के भी नोट्स पढ़ लिया, वो पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज में जो 4 जो इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने बताई वो आपने पढ़ लिया। तीसरे स्टेज में जाके आप नोट्स बनाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बकायदा यूपीएससी फॉर्मेट वाले पेपर पे लिख लिए। चौथे स्टेज में और आपका लेवल एनहांस करना है तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लिया। 5वें लेवल पे लास्ट टाइम का आप रिवीजन करोगे अपने नोट्स का और फिर एग्जाम देने के लिए जाओगे। अब चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि कौन चैप्टर कैसा है और किसमें क्या दिक्कत होती है। तो टोटल 2 पेपर है, दोनों पेपर में 2-2 सेक्शन है, हर सेक्शन में 4 चैप्टर है, तो टोटल 16 चैप्टर है। तो पेपर 1 का जो सेक्शन है उसमें 4 चैप्टर है, सिल्वीकल्चर सिस्टम, एक कोल्ड डेजर्ट एंड मैंग्रोव से रिलेटेड, और एक है सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज। तो पहला 2 चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट बुक आपको बता दी है, दोनों एलएस खन्ना के द्वारा लिखी गई है, तो उसको आप डिटेल में कर लें। एक बार मणिकंदन पढ़ ले तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा, उसके बाद उसको जाके आप डिटेल आपको खुद पता चल जाएगा क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, फिर वो जाके आप बुक में जाके पढ़िएगा। साथ में क्वेश्चन पेपर वगैरह भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो डेफिनेटली क्योंकि ये 4 चैप्टर काफी अच्छे से करना है, सिल्वीकल्चर,
सिल्वीकल्चर सिस्टम, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और फॉरेस्ट मेंसुरेशन। ये 4 चैप्टर इवन आप जितना टाइम दे रहे हैं 50% टाइम इन्हीं 4 चैप्टर पे दीजिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब सिल्वीकल्चर का नॉलेज केवल सिल्वीकल्चर के क्वेश्चन पे नहीं लगेगा, वो डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पे सवाल आए, या फॉरेस्ट इकोलॉजी पे सवाल आए, एफआरयू पे सवाल आए, या फिर ट्री इंप्रूवमेंट पे सवाल आए, तो ये कंसेप्ट आप वहां पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, वहां पे भी आपके नंबर निकलने लगेंगे। क्योंकि कुछ ये सब क्या है कि एकदम कोर है, एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले चैप्टर है। तो कुछ सवाल जो इससे आएंगे तो डेफिनेटली वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन हाँ इन चीजों को आपको, ये फाउंडेशन वाले चैप्टर्स हैं, तो यहाँ के कंसेप्ट आपके दूसरे चैप्टर में भी लगेंगे, तो डेफिनेटली ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। ज्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं और एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले चैप्टर है, ये समझ में नहीं आया तो बाद बाकी चैप्टर में आप आंसर लिखोगे तो वो फिर एक लेमन वाला आंसर होगा, वो मजा नहीं आएगा एग्जामिनर को पढ़ने में, जब तक सिल्वीकल्चर के टर्म, सिल्वीकल्चर के कंसेप्ट उसको झलकेंगे नहीं उस आंसर में। फिर क्या है कि कोल्ड डेजर्ट और मैंग्रोव्स वाला चैप्टर छोटा है, मणिकंदन इज मोर देन इनफ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मणिकंदन पढ़ ले, दैट इज मोर देन इनफ। सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज क्या है कि ये छोड़ के नहीं जाइएगा, एटलीस्ट 8 से 10 जो इंपॉर्टेंट पेड़ है उसके बारे में आप जरूर देख लीजिएगा कम से कम, और बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। और अगर आप एकदम एश्योर करना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन होगी तो डेफिनेटली आप सारा कर ही लीजिएगा। और इसमें भी ट्रिक होती है कि जो ट्रीज एक फैमिली के होते हैं लगभग उनकी कैरेक्टरिस्टिक एक ही होती है, तो ये रटने वाला थोड़ा चैप्टर है, टुवर्ड्स द एंड कीजिएगा, लेकिन छोड़िएगा नहीं। एटलीस्ट 8 से 10 जो इंपॉर्टेंट ट्रीज है उनकी कैरेक्टरिस्टिक तो आप करके चले जाइएगा। मणिकंदन इज मोर देन इनफ। और थोड़ा आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो क्या है कि एक हैंडबुक भी आती है, हैंडबुक ऑफ फॉरेस्ट्री, 2 वॉल्यूम्स में आती है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। उसमें क्या है कि सारे चैप्टर कवर है, ये 16 चैप्टर कवर है, मणिकंदन ने भी काफी कुछ वहां से छापा है। और उसमें क्या है कि वो एल एस खन्ना और चतुर्वेदी नहीं लिखी है, और उसमें क्या है कि जितने भी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स हैं, मतलब एक्चुअली वो डिक्शनरी है फॉरेस्ट्री की, जितने भी टर्म्स हैं कि ग्रोइंग स्टॉक क्या होता है, या फिर इंक्रीमेंट क्या होता है, सिल्वीकल्चर क्या होता है, लेट्स से ये सब जो टर्म्स है वो आपको वहां पे क्लियर होते जाएंगे। ब्रेस्ट हाइट क्या होता है, तो ये सब टर्म्स ऐसे आपको क्लियर होते जाएंगे, तो डेफिनेटली वो मतलब नहीं होता कि आप नेट पे सर्च करोगे, सच आप हैंडबुक में सर्च कर लो, और वो भी चैप्टर वाइज उन्होंने दे रखा है, तो कुछ चैप्टर जो आपको ऐसे क्लियर नहीं हो पा रहे तो वहीं से पढ़ लोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और एल एस खन्ना और चतुर्वेदी दे आर एस्टैब्लिश्ड फिगर्स इन द इंडियन फॉरेस्ट्री, तो सभी लोग वही बुक को रेफर करते हैं, तो ये वैसी किताब हो गई जो आप जो एस्टैब्लिश्ड ऑथर की आप किताब पढ़ रहे हो। मणिकंदन क्या है कि कॉपी पेस्टेड वर्जन है। और फिर उसके अलावा आप सेक्शन बी में आ जाए तो एग्रो फॉरेस्ट्री है, फिर उसके बाद सॉइल है, और फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज है। ये 3 चैप्टर क्या है, मणिकंदन इज मोर देन इनफ, लेकिन करके जरूर चली जाइएगा, क्योंकि होता क्या है कि वाटर सेट मैनेजमेंट है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, ट्राइब्स के बारे में तो आपको लगता है आप जीएस में पढ़े हैं, छोड़ देते हैं। अब इतना अंतर पड़ जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग का 20 नंबर का सवाल आएगा, जो बंदा सही से नोट्स बना के गया है ग्लोबल वार्मिंग पे तो उसको 20 में से 12-13 नंबर आ जाएंगे, आपके 8-10 से अटक जाएंगे। रीजन बीइंग कि वो अच्छे से डायग्राम बनाएगा, अर्थ ग्रीन कलर का, एटमॉस्फेयर रेड कलर का, वहां से वेवलेंथ किस रेंज का आता है नैनोमीटर्स में, वो भी उसको वहां पे वो इन्फॉर्मेशन वहां पे डालेगा। तो फर्क पड़ता है इन चीजों से, छोटी छोटी चीजें, कुछ ज्यादा जितना आपको पता है उसको भी उतना ही पता है, लेकिन हाँ थोड़ी वो कुछ चीजें ऐड किया है, थोड़ा वैल्यू एडिशन किया है, तो उसका मार्क्स उसको मिलेगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, लोग मतलब कॉन्फिडेंस में छोड़ के जाते हैं, पता ही है, लेकिन वही होता है कि नंबर वहां पे डिफर करेगा, जो यहाँ पे मेहनत फूक रहा है उसको मिलेगा वो रिजल्ट। फिर ये 3 चैप्टर हो गया, मणिकंदन इज मोर देन इनफ। उसका जो लास्ट चैप्टर है पेपर 1 का, ट्री इंप्रूवमेंट एंड ट्री ब्रीडिंग, इसमें क्या है कि अब इसके लिए कोई बुक नहीं खरीदिएगा। इसमें थोड़ी दिक्कत ये होती है कि कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे जीनोटाइप हो गया, फेनोटाइप हो गया, प्रोवेनेंस ट्रायल हो गया, प्रोजेनी टेस्टिंग हो गया, मेटिंग डिजाइन हो गया, ये सब आपको क्लियर नहीं होंगे। अगर आप जूलॉजी बॉटनी आपका बैकग्राउंड है तो डेफिनेटली जेनेटिक्स आप पढ़ रखे होगे, लेकिन हाँ अदरवाइज थोड़ी डिफिकल्टी होगी, इवन आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी हो, क्योंकि आप टच में नहीं होगे सब टर्म्स के। तो बेसिक पहले टर्म्स आपको समझना होगा, तो वो हैंडबुक जो आप मैंने बताया वहां से आप डेफिनेटली वो सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार क्लियर हो गए तो फिर जाके आप मणिकंदन पढ़िएगा, तो आपको फिर अच्छे से समझ में आने लगेगा। और फिर मणिकंदन के अलावा कोई बुक नहीं, मणिकंदन और हैंडबुक, बस यही 2 रेफर कीजिएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर हो जाता है, पेपर 2 का पेपर 1 का सेक्शन बी का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर यही है, तो इसमें थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा सवाल भी सेक्शन बी में इसी चैप्टर से आता है। लगभग एक ही है चैप्टर आउट ऑफ 4, लेकिन 25% वेटेज होने की जगह इसका 40 to 50% वेटेज होता है, 40% के आसपास। तो ये चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। अब एकदम भी डिटेल में नहीं घुसना है, थोड़ा प्रीवियस ईयर देखिएगा, और फिर अगर सिलेबस में जो जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तो फिर काफी अच्छे से हो जाएगा। बुक जो रेफर करना है मणिकंदन एंड हैंडबुक, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब पेपर 2 की तरफ आते हैं, तो सेक्शन ए में 4 चैप्टर है, मैनेजमेंट, मेंसुरेशन, फॉरेस्ट वर्किंग प्लान और फॉरेस्ट सर्वे।
फॉरेस्ट मैनेजमेंट और फॉरेस्ट मेंसुरेशन के लिए मैंने बता दिया, काफी कोर चैप्टर, इसको अच्छे से करना है। पहले फॉरेस्ट मेंसुरेशन कीजिएगा, फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट कीजिएगा, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और दोनों की लिए मणिकंदन तो पढ़ेंगे ही, और साथ में एक बुक जो था वो मैंने आपको बता दिया है, मैनेजमेंट राम प्रकाश की और मेंसुरेशन चतुर्वेदी की। मेंसुरेशन पहले करना है, फिर मैनेजमेंट पढ़ना है। फॉरेस्ट वर्किंग प्लान छोटा सा चैप्टर लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। मणिकंदन इज मोर देन इनफ। फॉरेस्ट सर्वे के लिए क्या है कि मणिकंदन इज मोर देन इनफ, लेकिन फिर भी अगर आपको वहां से समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से, क्योंकि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो आपको शायद पढ़ने की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 3-4 घंटा भी पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, बस केवल नोट्स बना लीजिएगा। लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कोई एक सर्वे की किताब कर लीजिएगा पतली सी, जिसमें चेन सर्वे, कॉम्पास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे और टोपोग्राफिक सर्विस के बारे में दिया हो, उसको रीड कर लीजिएगा किसी एक दिन बैठ के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चल क्या रहा है। उसके बाद मणिकंदन पढ़िएगा, तो फिर उसके बाद फिर नोट्स बना लीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। तो दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट। अब सेक्शन बी की तरफ आते हैं, फॉरेस्ट इकोलॉजी, मणिकंदन एंड हैंडबुक मोर देन इनफ। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, मणिकंदन एंड हैंडबुक मोर देन इनफ। जिस चारों सेक्शन के लिए मैंने किताबें बता दी है, सिल्वीकल्चर सिस्टम, मेंसुरेशन, मैनेजमेंट के लिए, बाद बाकी 12 चैप्टर के लिए, मतलब टोटल 16 चैप्टर, तो ये 4 चैप्टर को हटा देंगे, बच्चे 12 चैप्टर के लिए मणिकंदन एंड हैंडबुक्स आर मोर देन इनफ। फॉरेस्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड वुड टेक्नोलॉजी, इसमें भी मणिकंदन और हैंडबुक इज मोर देन इनफ, लेकिन फॉरेस्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन वुड टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन पेपर 2 सेक्शन बी। तो इसके लिए मैंने थोड़ी त्रिभुवन मेहता की बुक रेफर की थी, बस केवल क्या है कि कुछ कुछ रिसोर्सेज के बारे में, एनटीएफपी के बारे में यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछती है फॉरेस्ट सर्विसेज में, जैसे लैक से लैक हो गया, या फिर टर्पेंटाइन वगैरह हो गया, या फिर बीडी मेकिंग के बारे में हो गया, और फिर उसके अलावा कत्था के बारे में हो गया। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको अपने आइडिया लग जाएगा। तो कुछ कुछ जो मेरे को याद आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन सब के बारे में डिटेल में इस बुक से मैंने रेफर कर लिया था। हालांकि मणिकंदन में भी अच्छे खासा दिया हुआ है, लेकिन हाँ, त्रिभुवन मेहता से ही एक्चुअली मणिकंदन में छापा है। तो मैंने वहां से प्रिपेयर कर लिया था इन 5-6 एनटीएफपी के बारे में डिटेल में। अब बाद बाकी मैंने मणिकंदन और हैंडबुक से किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पेपर 2 सेक्शन बी। और फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज इकोनॉमिक्स एंड लेजिस्लेशन, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स एंड फॉरेस्ट लेजिस्लेशन। फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स में मणिकंदन इज मोर देन 3 घिसा बेटा सवाल आता है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा, तो आप वहां से प्रिपेयर कर लेंगे। फॉरेस्ट लेजिस्लेशन भी मणिकंदन इज मोर देन इनफ, लेकिन उसको अच्छे से कर लीजिएगा, वहां पे सवाल भी डेफिनेटली आता है। और कुछ ऐसा होता है कि इंटरव्यू जब आप दोगे फॉरेस्ट सर्विसेज का, उसमें फॉरेस्ट लेजिस्लेशन से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो गया, या फिर लेट्स से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, तो ये सब आपको डिटेल में कर लेना है। और साथ में प्रीलिम्स में भी काफी फोकस होता है, तो ऐसे भी आप लेजिस्लेशन काफी अच्छे से कर लो। मैं कहूँगा लेजिस्लेशन अच्छे से ही कर लो, रीजन भी कि प्रीलिम से पहले ही कर लो ये वाला चैप्टर, तो एटलीस्ट प्रीलिम से पहले कर लो, क्योंकि मतलब प्रीलिम्स में भी काम आ रहा है, अल्टीमेटली मेंस फॉरेस्टर में भी काम आएगा, इंटरव्यू में भी, फॉरेस्ट सर्विस के इंटरव्यू में काफी पूछते हैं। उसके अलावा अब क्या क्या लोग वक्त गलती करते हैं, या फिर मैंने और अगर मार्क्स इंप्रूव करना होता तो मैं क्या करता, कुछ वो सब देख लेते हैं। तो नोट्स कंप्रिहेंसिव आपके खुद के होने चाहिए। आप किसी भी मणिकंदन से पढ़ लो या फिर किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ लो, वो सब बिल्कुल सही। आपके खुद के नोट्स होने चाहिए 100 पन्ने के भीतर, जिसको आप इन टाइम में रिवाइज कर सकते हो। उससे काफी डिफरेंस क्रिएट होता है कि जितना पढ़े हो कम से कम उतना तो एग्जाम में लिख लो, नोट्स नहीं बनाए हो तो उतना भी नहीं लिख पाओगे। तो डेफिनेटली नोट्स तो आप कंप्रिहेंसिव वे में उसको बना लो, जितने बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और खुद का नोट्स होता है, किसी दूसरे का नोट्स भले आपको लगे कि आप काफी मटेरियल, लेकिन आप उतना एसोसिएट नहीं कर पाओगे, उतने इजीनेस के साथ वही चीज जो नोट्स में लिखी हुई है उसको एग्जाम पेपर के कॉपी पे नहीं लिख पाओगे। उसके अलावा आपको अगर कोचिंग करना है तो कर लीजिएगा, अगर टाइम मिल रहा है तो डेफिनेटली डू यूटिलाइज दैट टाइम। कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाती है, पता चल जाता है और बेटर मार्क्स कैसे निकाल पाए। लोग बात क्या होता है, केवल अभी मणिकंदन प्रभु पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ये सब जो बुक्स से आपको अच्छा स्कोर लाना है तो आपको ये राम प्रकाश, एल.एस. खन्ना, चतुर्वेदी, ये सब किताबें पढ़नी होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बकायदा यूपीएससी फॉर्मेट पे ही सॉल्व कर लीजिएगा, केवल हवा हवाई करने का मतलब नहीं बनता है। डेफिनेटली डू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर 2 month टाइम इन प्रॉपर्ली सॉल्विंग द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑन दैट यूपीएससी फॉर्मेट की दोनों साइड मार्जिन है, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो अलग ही लेवल का आपको एक्सपोजर मिलेगा। और मणिकंदन तो ठीक है, मणिकंदन तो आप डेफिनेटली आप पढ़ोगे ही।
और एक बार बेसिक रीडिंग पहले दे दो तो डेफिनेटली काफ़ी इजी हो जाता है काम। अगर आपको यहाँ भी फ्री टाइम थोड़ा मिला हुआ है कोरोना की वजह से तो डेफिनेटली डू यूटिलाइज दैट टाइम। और उसके अलावा मार्क्स और बूस्ट करने हैं तो डेफिनेटली जॉइंट टेस्ट सीरीज जैसे जीएस और इवन ऑप्शनल में सिविल सर्विसेज में करते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें भी कर सकते हो। अगर आपको मार्क्स बूस्ट अप करना है, अगर 250 प्लस 270 280 चाहते हैं तो आपको ये तो करना पड़ेगा। या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, ये नहीं कि किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, आप प्रीवियस ईयर का 3 साल उठाइए और बाकायदा उसको ही एज टेस्ट सीरीज दे दीजिए। आपको फाइनली 3 घंटा में प्रैक्टिस करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और फिर है कि अब लेट से आपने काफ़ी मेहनत कर ली है, फर्दर आपको बूस्टअप करना है तो मार्क्स को, तो उसके लिए आप जितना डायग्राम्स डालेंगे उतना बेटर होता है। हर क्वेश्चन में आप डायग्राम डालने की कोशिश कीजिएगा ही, बाकायदा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखिएगा, जैसा जीएस में एक अच्छा आंसर लिखते हैं, डायग्राम डाल रहे हैं, सब टाइटल्स डालिएगा, जितने सब टाइटल्स डाल रहे हैं, जितने पॉइंट्स लिख रहे हैं तो डेफिनेटली डैट हेल्प्स। और लगभग जितने मार्क्स का सवाल है उतने पॉइंट्स लगभग ट्राई कीजिएगा कि उतने पॉइंट्स हों, तो डैट रियली हेल्प्स। और फिर उसके अलावा कुछ प्रेजेंटेशन डेफिनेटली थोड़ी हैंड राइटिंग में बेटर करने की कोशिश कीजिएगा। और फिर क्या होता है कि जो पहला और पांचवा सवाल होता है उसमें 5 पार्ट्स होते हैं, सब 8-8 नंबर का होता है। जो दूसरा तीसरा चौथा सवाल होता है उसमें क्या है कि 15-15 20 इस टाइप का सवाल आता है। तो पहले जो ऑप्शनल वाले सवाल है उसको कीजिएगा, क्योंकि वो 15-20 नंबर का सवाल है। जो कंपलसरी सवाल है वो केवल 8 नंबर का है, तो 8 नंबर में आपको बहुत भी वो अच्छा लिखोगे तो 5-6 नंबर मिलेगा। इधर 20 नंबर का सवाल है तो अच्छा लिखोगे 12-13 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर वो 20 नंबर का सवाल आपका खराब हो जाता है तो आपका ज्यादा लॉस है। तो पहले उसको अटेम्प्ट करने का सेंस बनता है, और वो तभी कर पाओगे जब आपके नोट्स अच्छे से बने हुए हैं। साथ में पेपर 1 में स्पेशली आप जितने ट्रीज का नाम कोट करोगे डेफिनेटली मार्क्स बूस्टअप होता है। और उसके अलावा एक काम की बात यह भी है कि डेफिनेटली फॉरेस्ट्री में कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन के लिए एक ही पन्ना दिया हुआ है, तो डेफिनेटली वो लोग प्रिसाइज आंसर चाहते हैं। कभी कभी 8 नंबर के सवाल के लिए 3 पन्ना दिया है, तो जितना ज्यादा भर सकते हो ना भरना है। पेपर भरने का भी एक काम होता है, और पेपर भरने से भी नंबर का में फर्क पड़ता है। तो वो पेपर खाली नहीं छोड़ना है। मतलब जीएस मेंस में एक हिसाब काम की बात है कि 10 नंबर के सवाल के लिए 2 पन्ना दिया होता है, 15 नंबर सवाल के लिए 3 पन्ना दिया होता है, तो टोटल 50 पन्ने हुए। 50 के 50 पन्ने ऊपर से नीचे भरे होने चाहिए। उसी तरह फॉरेस्ट में भी करना है, काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि आंसर राइटिंग एकदम जीएस के टाइप की करनी है। तो लगभग जो जो चीजें थी कि मेरी जर्नी कैसी रही, मैंने कितना स्कोर किया, और फिर मैंने ये ऑप्शनल क्यों उठाया, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, आईएफएस की जर्नी में लेट से फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का कितना रोल होता है, क्या क्या आपके स्टेजेज होंगे ऑफ प्रिपरेशन फॉर फॉरेस्ट्री, हर चैप्टर को मैंने डेडिकेटेड वे में डिस्कस कर लिया। मैं अगर लेट से और मार्क्स इंक्रीज करना होता तो क्या करता, या फिर फर्दर लोग क्या क्या गलती करते हैं, फर्दर आप मार्क्स कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं काफ़ी प्रिपरेशन करने के बाद भी। तो ये सब चीज़ों को मैंने एकदम इलेबोरेट वे में, एकदम इंटीग्रेटेड वे में मैंने डिस्कस कर लिया है। तो डेफिनेटली अगर फर्दर आपको कुछ डाउट्स होगा इससे रिलेटेड, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो डेफिनेटली जो वैसे बंदे हैं इनफैक्ट जिनको लग रहा है कि उनका सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स निकल सकता है, लेकिन कुछ डाउट है कि अगर फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए एक्स्ट्रा और क्या करें कि फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स निकल सकता है। अगर आपको वो लेवल हो गया है कि हाँ सिविल सर्विसेज का आप पहले निकाल चुके हैं या निकलना ही है, और फॉरेस्ट सर्विसेज में थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ टिप्स मिल जाए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्या करें या किस चीज़ पे ध्यान दें, तो डेफिनेटली उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। लेकिन अगर पर्सनली मेरे को किसी क्वेरी के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और साथ में फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड फर्दर आपको कोई डाउट है ये वीडियो देखने के बाद, तो डेफिनेटली आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, डेफिनेटली आई विल आंसर इट। और उसके अलावा जब सिविल सर्विसेज का मेंस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फर्दर जब फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे होगे, तो डेफिनेटली मैं वीडियोस फॉरेस्ट्री से रिलेटेड भी डालूंगा। इवन आफ्टर प्रीलिम्स भी मैं जीएस मेंस से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा। तो डेफिनेटली अभी इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।